हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और कॉपी किताब उठा लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सीधा सेकेंड बुक पॉलिटिकल साइंस की। इसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे देखिए, अच्छे से देखिए और नोट कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा आजादी के समय भारत के सामने कौन सी तीन चुनौतियां थी। दोस्तों, आजादी के सामने भारत के समक्ष कौन सी तीन चुनौतियां थी। तो देखिए दोस्तों, पहली चुनौती थी हमारे पास एकता के सूत्र में बांधने की। भारत को एकता के सूत्र में बांधने की। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे। तो दोस्तों ऐसे में इन सभी के बीच में यूनिटी बनाना एक हमारे को चुनौती थी। सेकंड पॉइंट दोस्तों, लोकतंत्र को कायम करना। अब दोस्तों देखिए क्या है, भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले ब्रिटिश लोग राज करते थे, उनका एक अलग ही नियम कानून था। लेकिन जब अब भारत आज़ाद हो गया तो भारत को चलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो इसी कारण लोकतंत्र से क्या होगा कि लोगों को उनकी जो छिनी हुई आज़ादी थी वो वापस आ जाती, मौलिक अधिकार आ जाते। फिर उसके बाद संसद सरकार चुन सके और लोकतंत्र को भी कायम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया, जिससे व्यक्ति अपना मन पसंदीदा कैंडिडेट जो है वो चुन सकता था। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट है समूचे समाज का विकास करना। अब दोस्तों क्या है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कई तबके के लोग रहते थे जिसमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो पिछड़े वर्ग थे, जो दलित वर्ग थे, उन लोगों को एक समान बनाने के लिए दोस्तों हम कहते हैं कि समूचे समाज का विकास। अगर भारत के अंदर सभी तबके के लोगों का विकास होगा, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब जाके देश में समानता कायम होगी। तो हमारे ये तीन मुख्य जो थी चुनौतियां थी, पहला था एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र कायम करना और तीसरा समूचे समाज का विकास करना। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन, अगर आपके मतलब बोर्ड के पेपर में आता है कि तीन चुनौतियों के बारे में बताइए, तो दोस्तों इसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए यही वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया का विश्लेषण। मतलब हमें बताना है कि भारत के विभाजन करते समय क्या समस्या आई, इसका विश्लेषण करना है दोस्तों। चलिए तो देखिए, एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूरब में था। अब दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, मतलब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय देखिए जहां सबसे ज्यादा आबादी में जो मुसलमान रहते थे वो पश्चिम और पूरब की तरफ रहते थे। तो ऐसे में भारत को मतलब हिंदुस्तान को दिक्कत हुई कि किस तरीके से मतलब बांटा जाए इन लोगों को, कैसे एक हिस्सा दूसरी तरफ है, एक हिस्सा अलग तरफ है। तो देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। ऐसा भी संभव नहीं था कि सबको जाने के लिए राजी हो। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने विरोध करा था दोस्तों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पंजाब और बंगाल के जो इलाके आज़ादी की रात तक भी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया था कि कौन सा इलाका भारत में, कौन सा इलाका पाकिस्तान में होगा। दोस्तों मैं पंजाब और बंगाल की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या था कि जो मुसलमान की जनसंख्या थी वो अधिक थी। ठीक है, अब आगे, सबसे कठिन समस्या अल्पसंख्यकों की थी। जो सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, जो इलाके पाकिस्तान में थे वहां लाखों की संख्या में हिंदू व सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग थे। तो दोस्तों ऐसे में डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हमारे नेताओं के लिए कि किस तरीके से हम बंटवारा कर दें। तो दोस्तों ये है जो हमारे पास समस्या आई थी कुछ। अगर आपसे आएगा तो ये क्वेश्चन नॉर्मल 4 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए दोस्तों। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा,
भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, 6 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन आप लोगों को, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए, धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार गिराया, जिसमें ज्यादातर सिख व हिंदू आबादी थी। उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके में हिंदू व सिख ने भी जाना छोड़ दिया। अब दोस्तों देखो, अब जब दंगे हुए, पार्टीशन हो रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था, जब लोग अपने मतलब इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में जा रहे थे, तो उस बीच लोगों को क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदू ने मुसलमान को मारा और अधिकतर मुसलमान ने हिंदू को मारा। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद जो थे हिंदू बहुल के जो क्षेत्र थे, वहां पे मुसलमान लोग जाना छोड़ दिया, और जहां पे मुसलमान की आबादी ज्यादा थी वहां पे हिंदू ने जाना छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट पे, सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ अल्पसंख्यक अपने ही घर में भाग खड़े हुए। मतलब दोस्तों, जब उन्हें आजादी की रात को पता चला कि भाई अब बंटवारा हो गया, तो अपने घर में ही क्या हो गए, बेघर हो गए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए थर्ड पॉइंट, लोगों ने पैदल चलकर सीमा को पार किया। ऐसे में दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और उन्हें अगवा करने वालों का धर्म भी अपनाना पड़ा। और दोस्तों ये लोग इस चीज से बचने के लिए खुदकुशी कर लेते थे, या फिर परिवार के लोग ही उनकी इज्जत को बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को खुद ही मतलब मार देते थे। ठीक है दोस्तों, ताकि उनकी कुल की इज्जत बची रहे। आइए फोर्थ पॉइंट में, वित्तीय संपदाओं के साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस, वाद्य यंत्र तक का भी क्या हुआ दोस्तों, बंटवारा हुआ, और साथ ही साथ सरकारी रेल कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ। अब दोस्तों 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार करना पड़ा, और तकरीबन 5 से 10 लाख लोग क्या हुए दोस्तों, इस विभाजन के अंदर उनकी मृत्यु हुई। छठा पॉइंट, विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर हुआ था। हिंदू व मुस्लिम समुदाय में हिंसा भड़क उठी, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उनके साथ दुष्कर्म किए गए, एवं लाहौर में महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के स्वयं ही खुदकुशी कर ली। मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे हमने अभी सारे पॉइंट पढ़ लिए दोस्तों, एक टू एक पॉइंट लिखोगे, एक नंबर भी आपके नहीं कटने वाले हैं। बिल्कुल एकदम बढ़िया चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम। तो दोस्तों पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि बेरहमी से हिंदू मुसलमान के बीच में मारकाट हुआ। दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि सीमा की एक तरफ जाने आने में लोगों को अपने घर से ही बेघर होना पड़ा। ठीक है, और जब लोग पैदल चलकर जा रहे थे दोस्तों, तो उसमें कई सारी परेशानियां आई, लोगों को अगवा कर लिया गया, लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए गए, उनसे शादी कर लिया गया, और इससे बचने के लिए दोस्तों क्या किया लोगों ने, मतलब अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए बहू बेटियों को खुद ही मार डाला। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, वित्तीय संपदाओं का, कुर्सी, टेबल, सरकारी कर्मचारी, इस सभी का दोस्तों क्या हुआ, बंटवारा हो गया दोस्तों। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पॉइंट सॉरी, 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, और करीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई दोस्तों। फिर छठा पॉइंट है विभाजन, 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क उठी, लाखों की तादाद में लोगों को मारकाट किया गया और महिलाओं की इज्जत लूट ली गई। इज्जत बचाने के लिए महिलाओं ने खुदकुशी कर ली दोस्तों। तो ये आपके 6 पॉइंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अब चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाजे से 2 मुख्य अंतर बताइए। अब दोस्तों क्या है, जो ये पूर्वी और पश्चिम इलाके में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाजे से बताइए। अब देखो आप लोगों को पता ही है कि भारत मतलब जब बंटवारा हो रहा था तो एक जगह पूरब में थी और एक जगह पश्चिम में थी जो उनको देना था। तो इसमें क्या परेशानी आई, क्या अंतर है इसके अंदर, देखिए पूर्वी और पश्चिमी इलाके ऐसे इलाके थे जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, परंतु इन दोनों के बीच भारतीय भूभाग था। ऐसे में इन इलाकों को एक करना एक कठिन चुनौती थी। दोस्तों यही अंतर है कि इसके अंदर क्या था कि दोनों को एक तरफ कैसे कर सकते हैं, एक तो पूरब में और एक पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड पॉइंट,
पश्चिमी इलाकों में हिंदू व सिख आबादी अधिक थी। अब बोलेंगे पश्चिमी आबादी किधर है, यहां पर है दोस्तों, ठीक है। अब पश्चिमी इलाकों में हिंदू व सिख आबादी अधिक थी, जबकि पूर्वी इलाके में बंगाली आबादी अधिक थी। पश्चिम में जहां हिंदू और उर्दू भाषा बोली जाती थी, वहीं पूर्व में मुख्य रूप से बंगाली, मतलब कि बांग्लादेश की तरफ यहां पर बंगाली बोली जाती थी। दोनों ही इलाकों में सांस्कृतिक आधार पर काफी विषमता थी, अर्थात अंतर देखा जा सकता है। दोस्तों यही अंतर था जो आपने पढ़ लिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स में ज़्यादा आएगा, ठीक है, कि आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से मुख्य 2 अंतर बताइए, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, लिखिए, नोट कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हम भारत में हैदराबाद का विलय, भारत के अंदर हैदराबाद का विलय। तो दोस्तों देखिए, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इतना जो मुश्किल समझते हैं चीज़ों को, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 4 से 6 मार्क्स में आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, हैदराबाद की रियासत एक बड़ी रियासत थी। यह रियासत चारों ओर से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। तब हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। तो दोस्तों जो ये हमारा हैदराबाद का रियासत था, ये भारत के चारों ओर से घिरा हुआ था, ठीक है, और यहाँ के जो शासक थे उसको निज़ाम कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, हैदराबाद की रियासत को आज़ादी रियासत का दर्जा दिया जाए। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने के लिए समझौता किया, मतलब कि शांति मेंटेन करने के लिए आपस में इन्होंने एक समझौता करा 1947 में। थर्ड पॉइंट, निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, जो कि तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्मकारी साबित हुई। ठीक है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट, निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, जिसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। ये लोग क्या करते थे दोस्तों, लूटपाट मचाई, हत्या किया, बलात्कार करने पर उतारू हो गए। ये रजाकार इतने ज्यादा क्रूर थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची। कुछ दिनों तक रुक रुक कर लड़ाइयां चली तथा इसके बाद निजाम ने अपना आत्मसमर्पण करने के साथ ही हैदराबाद में भारत का विलय कर लिया। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे या देखेंगे वीडियो, आपको आराम से याद हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं। 5वें पॉइंट में, पहले पॉइंट में क्या बताया कि हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी जो कि भारत के चारों ओर से घिरी हुई थी और यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय 1947 नवंबर में, ठीक है, हैदराबाद के साथ एक समझौता हुआ जिसके अंदर यथास्थिति बनाने की बात हुई। और उसके बाद जो निजाम के दमनकारी शासन से तेलंगाना के लोग जो परेशान हो गए और खासकर महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई इसके अंदर, और निजाम ने लोगों के खिलाफ अर्धसेना बल रवाना किया जिसे रजाकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और रजाकार क्या होते थे, अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। इन्होंने लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ये सब चीजें करने पे उतारू हो गए। फिर उसके बाद ये सभी देखते हुए हमारी भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने भेजा यहाँ पर अपने सैनिकों, और कुछ दिन तक रुक रुक कर लड़ाई हुई। और उसके बाद हैदराबाद के जो शासक थे उन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद में भारत का दोस्तों विलय हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। चलता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब दोस्तों हम बात करेंगे मणिपुर का भारत में विलय। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा हैदराबाद का विलय और मणिपुर का विलय, तो आप चलते हैं मणिपुर के विलय में। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट, आजादी के कुछ दिन पहले ही मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी विरासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाएगी। मतलब जो एक ये सहमति थी, इसके अंदर बोला गया था कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है, जो आज़ादी है, वो उनको रहेगी, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। नेक्स्ट पॉइंट, जनता के दबाव में आकर महाराजा ने एक चुनाव कराया। यह चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर किया गया था। मणिपुर पहला राज्य था जहां सबसे पहले सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव किया गया था। दोस्तों ये MCQ में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्ट याद रखना।
थर्ड पॉइंट, मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ चुनाव होने के बाद। ठीक है, मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। अब देखिए, कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिलाया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी वो इस सब चीजों के खिलाफ थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वह भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, और मणिपुर के महाराजा ने दबाव में आकर इस हस्ताक्षर पर साइन भी कर दिए, और इसमें भारत सरकार को सफलता मिली, और इस प्रकार क्या हुआ, भारत में मणिपुर का विलय हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट थे जो कि मणिपुर के विलय से संबंधित थे। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो हमने अभी पढ़ा 5 पॉइंट एकदम बढ़िया पॉइंट है। क्या नाम है इनका, बोध चंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने मतलब एक समझौता किया था शुरुआत में, ताकि जो मणिपुर की स्वायत्तता है वो बरकरार रहे। उसके बाद इन्होंने जनता के दबाव में आकर एक चुनाव कराया, और वहाँ पे मतलब मणिपुर में सबसे पहली बार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। और फिर उसके बाद वहाँ पे राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ मणिपुर में। और उसके बाद दोस्तों कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय हो जाए भारत के अंदर, लेकिन जो दूसरी पार्टियां थी वो इसके खिलाफ थी। उसके बाद महाराजा के ऊपर बोधचंद्र सिंह पर दबाव डाला गया कांग्रेस के द्वारा, और सरकार इस चीज में सफलतापूर्वक सफल हुई, और बोध सिंह दबाव में आकर क्या हुआ, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, और भारत के साथ मणिपुर का विलय दोस्तों हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का। देखिए इसको, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था और इसकी प्रमुख सिफारिशें दोस्तों क्या थी। आप लोगों को बता दूं राज्य पुनर्गठन क्यों स्टार्ट हुआ, इसका लाने का क्या जरिया था, कि जो भाषा के आधार पर और धार्मिक विभिन्नताओं के आधार पर जो देश के जो राज्य बनाने थे दोस्तों, तो यही है राज्य पुनर्गठन। देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए, हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो अर्थव्यवस्था फैल सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है, देश को टूटने का खतरा हो सकता है। भारत या भाषा व राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी ध्यान भटका सकते हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इस फैसले को स्थगित करने का फैसला किया। अगर दोस्तों भाषा और इन सब चीज़ों के आधार पर अगर देश का वो मतलब राज्य बनाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, देश का टूटने का खतरा रहता है और अर्थव्यवस्था भी फैल सकती है। सेकेंड पॉइंट, केंद्र सरकार के इस फैसले को स्थायी नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा क्षेत्रों में विरोधी भड़क उठा। मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। दोस्तों क्या हुआ, जब ये इन्होंने स्थगित कर दिया इसको राज्य पुनर्गठन को, तो दोस्तों जो मद्रास के जो कुछ नेता थे, लोग थे या तेलुगु भाषा क्षेत्र थे, इन्होंने इसका विरोध जताया दोस्तों। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आंध्र प्रदेश के नाम से फिर एक अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया। इस आंदोलन की मांग थी कि प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए, जो कि तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां आधारित पार्टियां मद्रास के भाषीय पूर्ण गठन के पक्ष में थी कि मतलब मद्रास को जो है वो अलग किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन के इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर दोस्तों बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और बड़ी अर्थव्यवस्था फैली, हिंसक घटनाएं हुई, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए व मारे गए। अनेक विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्या हमने पढ़ा कि राज्य पुनर्गठन की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट फिफ्थ, आखिरकार 1952 के सितंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की। और उसके बाद छठा पॉइंट, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर गठित करने का संघर्ष चल गया और बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी कहानी थी हमारी राज्य पुनर्गठन की। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ऐसा है, लेकिन दोस्तों इससे मैं और कैसे पढ़ाऊं, एकदम से स्किप तो नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों यही पढ़ाने का तरीका है, आपको बिल्कुल 1 नंबर की क्वालिटी दे रहा हूं मैं। दोस्तों इसको पढ़िए, याद कीजिए, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया, आप इसको मात्र 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि नेताओं को चिंता सता रही थी, अगर भाषा के आधार पर देश को बांटा जाएगा यानी राज्य बनाए जाएंगे तो उससे क्या है, देश के अंदर अव्यवस्था फैल सकती है, देश का टूटने का खतरा हो सकता है। दूसरे पॉइंट में क्या है दोस्तों कि इसी चीज को जो स्थगित कर दिया गया, तो इसी चीज को मद्रास के जो प्रांत के तेलुगु भाषा के जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध जताया। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए मांग उठी थी वो तेलुगु भाषा और मद्रास प्रांत के सभी शक्तियां जो थी पक्ष में थी। इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता जो एक दिग्गजवादी गांधी पोट्टी श्री रामल्लू अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। इससे देश के अंदर बड़ी अव्यवस्था फैली, लोग रोडों पर निकल गए, हिंसक घटनाएं हुई, ठीक है दोस्तों, और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए और मारे भी गए, ठीक है। इसी के बाद क्या हुआ, 1952 में आंध्र प्रदेश नामक राज्य का जन्म हुआ और इसी को देखते हुए और अनेक जो राज्य थे उन्होंने क्या करी दोस्तों, अपना भी राज्य की मांग करी और इसी के तहत केंद्र सरकार को बाध्य होकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी दोस्तों और पॉइंट है इसके, तो देखिए और क्या पॉइंट है। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था कि सीमा किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद 8th पॉइंट, इसके अलावा इस आयोग का अन्य मुख्य कार्य राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर करना था। 9th पॉइंट, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए दोस्तों। तो अभी हमने पढ़ लिया कि राज्य पुनर्गठन क्या था, कैसे हुआ ये और इसके क्या कार्य हैं, सीमांकन करना और राज्य का भाषा के आधार पर बांटना, और उसी के साथ इन्होंने 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब सीधा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है क्या दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब दोस्तों आप जानते हैं, मतलब कि भारत में सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाएगा, भारत का कोई भी धर्म नहीं रहेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ठीक है। ना भारत हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, सम्मान दिया जाता है। चलिए पहला पॉइंट, नेहरू भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे, वह हर धर्म का सम्मान स्थान व समान दर्जा देना चाहते थे, वह भारत में भी अल्पसंख्यकों को समान पूर्ण जिंदगी देना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है और हम चाहकर भी उन्हें कहीं नहीं भेज सकते हैं। सेकंड पॉइंट, भारत समय समय पर अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्म के लोगों को स्थान प्रदान करता आया है। जो भी लोग भारत में आए वह भारत में ही समाहित हो गए तथा भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ दे गए। थर्ड पॉइंट, नेहरू जी के ये तर्क न केवल भावनात्मक और नैतिक थे बल्कि युक्तिपूर्वक भी थे, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में 12% आबादी मुस्लिम थी और इन्हें विस्थापित करना इतना सरल कार्य नहीं था दोस्तों। 6th पॉइंट, नेहरू भारत में या भारत को एक मजबूत देश बनाना चाहते थे, इसी कारण से वह भारतीय एकता और शांति कायम करने के लिए के उद्देश्य से भारत को धर्मनिरपेक्ष होना अति आवश्यक मानते थे। इसी कारण से वह भारतीय एकता और शांति कायम करने के उद्देश्य से भारत को धर्मनिरपेक्ष होना अति आवश्यक मानते थे। दोस्तों ये थे नेहरू के विचार। धर्मनिरपेक्ष देश उन्होंने बनाने के लिए क्या सोचा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को सबको एक रखा और भारत के जो मुसलमान थे उन सभी को भी भारत के अंदर रहने दिया, क्योंकि अगर उन्हें भेजते तो आसान काम नहीं था ये सब चीज़, ठीक है, उससे सांप्रदायिकता फैलती, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे क्या होता है, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने अभी ये सारे क्वेश्चन आप सभी को मैंने पढ़ा दिए। ये दोस्तों वो टॉपिक थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, ठीक है। अगर आपने
मेरी वीडियो पहली वाली नहीं देखी स्ट्रैटेजी वाली, तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आप देखिए, इसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और दोस्तों जुड़े रहिए मेरे से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अभी आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ये मेरी पहली वीडियो थी जो आप सभी ने देखा। दोस्तों थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बोलने में, पढ़ाने में, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा अपने मतलब स्किल्स में मैं इंप्रूवमेंट लाता रहूँगा। दोस्तों तो आप सभी को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ये जो वीडियो देखी आपने, इस सभी को नोट करना है और अच्छे से नोट बनाने हैं, और दोस्तों इसकी प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड के अंदर दोस्तों फोड़ना है किसी भी तरीके से। मैं चाहता हूं कि जो भी आप सभी जो मुझे देख रहे हैं वो अपने अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, यहाँ तक पहुंचे आप लोग, और दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो।